वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम बात करेंगे द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट की, एक बहुत ही अनोखे ग्रह की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी, जिसका नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। ये सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला प्लैनेट है राहु ग्रह। जो लोग राहु प्रवृत्ति के होते हैं उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना बहुत पसंद है। वो हमेशा लोगों की लाइमलाइट चाहते हैं। ये उस उद्दंड बालक की तरह हैं जो क्लास में हमेशा अपनी वजह से सबकी पढ़ाई का नुकसान करने की वजह बनते हैं, सबका टाइम लॉस करते हैं। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यदि इस बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए या फिर ऐसा कोई काम दे दिया जाए जहां पे ये अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर ले, तो न सिर्फ इसका भला होगा बल्कि सबका भला होगा। दिस इज अ स्मोकी प्लैनेट। जहां आपकी जब भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आए तो आप इसके गुण धर्म तत्व अपनी लाइफ में इजीली देख पाएंगे। 2020 का साल राहु का साल था, जिसने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में एक एक घर में अपनी प्रेजेंस दिखा दी थी। एक परिवार में यदि 3 लोग होते थे तो वो 3 कमरों में बैठे होते थे। आपने राहुदेव की पिक्चर देखी होगी। राहुदेव का सिर्फ सर होता है, बॉडी यानी निचला हिस्सा नहीं होता। इसलिए इसको एक ऐसे दैत्य के रूप में दर्शाया गया है जो सिर्फ खाता है, खूब खाता है। क्या खाता है? कुछ भी खाता है। जिस हाउस में ये बैठा हो उससे रिलेटेड चीजें खाएगा, तो उसकी भूख उस भाव से रिलेट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि राहु सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाए तो उसे फूड की भूख होगी, खाने की भूख होगी, उसे पैसे की भूख होगी, उसे ज्वेलरी की भूख होगी। हमारा सेकंड हाउस हमारी राइट आई यानी दाई आंख को दर्शाता है। तो आपको हो सकता है राइट आई में प्रॉब्लम हो जाए। आपकी स्पीच यानी वाणी राहु से अफेक्ट हो सकती है यदि आपका राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो सकता है यदि आप राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स अपनी लाइफ में न अपना रहे हो तो आपको गालियां देने की आदत लग जाए, आप असभ्य भाषा का प्रयोग करने लग जाए। क्यों? क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठा है। राहु एक दैत्य है, तो आप अपनी भाषा को सोच समझकर यूज करें। आपको समझना पड़ेगा कि ये राहु का नेगेटिव ट्रेट है। आप अपनी इच्छा शक्ति से, मेडिटेशन से, दान धर्म करके, जैसे भी राहु की नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करें या फिर राहु की पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज करें, उससे रिलेटेड काम करें। जब राहु दूसरे हाउस में बैठा होता है तो इंसान शराब, मांस, इन सब चीजों को खाने का शौकीन हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। राहु की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं, खाने पीने को सोच समझकर खाएं पिए, शराब, सिगरेट आदि से परहेज करें, तो राहु अपने अच्छे इफेक्ट्स देने लग जाएगा। राहु इल्यूजन का कारक है, आपको भ्रमित करने का कारक है। क्यों? क्योंकि राहु का सिर होता है, इसलिए वो आपको भ्रमित करता है। वो आपको किसी भी चीज की क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा। आगे हम इस में डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिंदू माइथोलॉजी, क्योंकि राहु एक शैडोई प्लैनेट है, एक छाया ग्रह, इसका कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ये आपको अपने रिजल्ट्स किसी भी शेप में दिखा सकता है, वो भी अचानक। जब भी कोई चीज अचानक होती है उसमें काफी हद तक राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज राहु इज एन अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, विष्णु जी ने एक चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। विष्णु जी ने समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसको वो सिर्फ देवताओं को पिलाना चाहते थे, राक्षसों को वो विष पिलाना चाहते थे ताकि राक्षस मर जाएं। लेकिन एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर भानु। वो विष्णु जी की
इस हरकत को देख रहा था और वो चुपचाप से धीरे से उठकर राक्षसों की लाइन में से उठा और जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और वहीं पर उसको अमृत की कुछ बूंदें मिल गई। जब वो ये कर रहा था तो सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने तुरंत उठकर भगवान विष्णु को संकेत दिया कि अरे ये तो राक्षस है, ये तो अमृत पी रहा है। भगवान विष्णु ने तुरंत स्वर भानु का सिर काट दिया और उसको दो टुकड़े कर दिया, लेकिन अनलकीली तब तक लेट हो चुकी थी। स्वर भानु अमृत पी चुका था, वो अमर हो चुका था। तब से स्वर भानु के शरीर का जो ऊपरी भाग है, सिर वाला भाग है, वो राहु कहलाता है और धड़ वाला भाग केतु कहलाता है। क्योंकि राहु के पास तो सिर्फ सिर है, तो वो सोच तो सकता है पर निचली बॉडी नहीं है, इसलिए वो जो भी खाता है पता नहीं कहां चला जाता है। खाता जाता है लेकिन नीचे से निकलता जाता है, तो उसका पेट तो भरता नहीं कभी। खाता रहता है पर सेटिस्फाई कभी नहीं होता। राहु मन में जुनून पैदा करता है। ये एक डेमन प्लैनेट है, एक राक्षस प्लैनेट, एक ड्रैगन है जो कि किसी भी इंसान के मन में ऑब्सेशन, डिजायर फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स क्रिएट करता है। किसी भी चीज को किसी हद तक पाने की चाह राहु में होती है। जुनून राहु से देखा जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ राहु? राहु का किसी राशि, किसी हाउस पर, भाव पर लॉर्डशिप नहीं होती। राहु के पास अपनी कोई राशि नहीं होती है, तो वो जिस भी राशि में जाकर के बैठ जाता है उस राशि के गुण धर्म तत्व अपना लेता है और उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये धनु राशि में बैठा तो धनु राशि के एट्रीब्यूट्स जो भी होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वैसे ही रिजल्ट देने लग जाएगा। आप उसको कैसे यूज करते हो, इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दैट। वो बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से काम करता है। हाउएवर, आपको राहु के पॉजिटिव चैनलाइजेशन के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और उसके पॉजिटिव गुण धर्म तत्व अपनाने पड़ेंगे ताकि वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में आपको नेगेटिवली तंग ना करे। राहु का जो बेसिक नेचर होता है वो हाईली एम्बिशियस होता है और अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। उसमें बिल्कुल उसको संकोच नहीं है, हेजिटेट नहीं करता। राहु का जो नेचर होता है बहुत मिस्टीरियस होता है, वो छुपा रुस्तम होता है। इसलिए वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वास्तु, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, ग्राफोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो ये इसके पॉजिटिव ट्रेट्स हो गए। यदि आप राहु की एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते तो आप इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। राहु को हम राहु देव कहते हैं, इसीलिए राहु में गॉड एंड डेविल दोनों की क्वालिटीज होती हैं। ये स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म को भी दिखाता है। ऐसे चेंजेस जो लाइफ में अचानक आए और आपकी लाइफ को ही बदल दे, तो ये सब राहु के अंडर आते हैं। राहु आपको एक रिसर्चर बनाता है, एक साइंटिस्ट बनाता है। तो आपका नेचर यदि बहुत खोजी प्रवृत्ति का है तो आपको अपने आप को इन सब फील्ड से एसोसिएट करना चाहिए। काल पुरुष कुंडली, जैसे कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। काल पुरुष कुंडली में राहु थर्ड हाउस यानी तीसरे भाव में उच्च यानी एक्सॉल्टेड रिजल्ट्स देता है और इसलिए आपको कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में एफर्ट्स करने चाहिए यदि आपका राहु थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। थर्ड हाउस करेज या हिम्मत का भी कारक होता है और इसमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मेलेफिक्स जब भी उपाचय हाउसेस में बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। उपाचय हाउसेस कौन से? 3, 6, 10 एंड 11 हाउस, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां हाउस। क्योंकि ये जो हाउसेस हैं ये आपको मटेरियलिस्टिक एरियाज में अपना पराक्रम दिखाने में
पूरा सहयोग देते हैं। थर्ड हाउस आपके बातचीत करने की स्किल्स का होता है, और यदि आप राहु का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करें तो आप सामने वाले से अच्छा खासा फायदा निकलवा सकते हैं। ये आपकी एडवेंचरस स्पिरिट, स्पोर्ट्स, बिजनेस में अच्छा करने का बहुत ही एक्सीलेंट साइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द राशि, कौन सी राशि में को लेकर ये थर्ड हाउस में बैठा है। सिक्स्थ हाउस में यदि राहु बैठा होगा तो ये रोग, ऋण और शत्रु से एसोसिएट करेगा। उसमें भी ये पराक्रमी प्लैनेट अपने शत्रुओं को हरा देता है और आपको अपने आप को खुद जीत दिलवाता है। जब भी, क्योंकि सिक्स हाउस जो होता है हेल्थ से भी रिलेट करता है, तो जब भी कभी हेल्थ चैलेंजेस आएंगे और आपका राहु सिक्स हाउस में बैठा होगा तो आप अनकन्वेंशनल हीलिंग मेथड से ठीक हो जाएंगे, जैसे रेकी हो गया, अदर थेरेपीज हो गई, जो बहुत पॉपुलर नहीं है बट दे वर्क। जब टेंथ हाउस में राहु बैठता है तो आपको करियर में सक्सेस दिलवाता है, रिकॉग्निशन दिलवाता है, मान सम्मान दिलाता है, आप बहुत अच्छे लीडर बन जाते हो क्योंकि आप में लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, आप पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ राहु सिट्स इन 11th हाउस, आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत मिलते हैं, सोशल कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे वाले बनते हैं, और इस तरीके से ये आपकी विश फुलफिलमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। बॉडी पार्ट्स, हमारे लेग्स, हमारे लंग्स, हमारा गला का एरिया, हमारी स्प्लीन, हमारी आईज, ये सब राहु रूल्ड बॉडी पार्ट्स हैं। राहु जिस राशि में, जिस भाव में बैठता है, उससे रिलेटेड आपको डिजीज देता है। तो बॉडी पार्ट्स तो जो मैंने बताए वो हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अल्सर्स, ट्यूमर्स या कैंसर्स जिस भी बॉडी पार्ट में हो गए तो समझ लीजिए कि राहु ने उस वाले बॉडी पार्ट पे अपनी दृष्टि डाली है, राहु का उससे एसोसिएशन है। फिजिकल अपीयरेंस, राहु वाले लोग यूजुअली अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल बॉडी। वे दिमाग से बहुत शार्प होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। जिन लोगों का जो राहु होता है वो प्रथम भाव में होता है, उनका सिर थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। ये लोग किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जिंदगी जीने का नजरिया इनका बिल्कुल अलग होता है। आप इनकी शक्ल से देख नहीं पाएंगे, यूजुअली आप इनको मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये राहु प्रवृत्ति वाले लोग हैं, क्योंकि ये दिमाग ज्यादा चलाते हैं, नो डाउट। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ट्रेंड सेट करने में नंबर वन होते हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम से इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये एटीट्यूड होता है इनका। ये कब क्या कर लेंगे, क्या बोल देंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाले लोग बिल्कुल मेकआउट नहीं कर पाते, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। जब राहु वीनस के साथ एसोसिएट होता है, यानी शुक्र ग्रह के साथ एसोसिएट होता है, तो ऐसे लोग डिफरेंट स्टाइल्स के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, फैशन में नंबर वन होते हैं, बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल, बहुत ही यूनिक लाइफस्टाइल जो कि बहुत अपीलिंग होता है, जैसे अलग अलग कपड़े पहनना, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स फॉलो करना, सुंदर दिखने के लिए एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स लेना, कॉस्मेटिक सर्जरीज कराना, बोटॉक्स वगैरह कराना, चाहे उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने भी ट्रबलसम हो, ये राहु वाले लोग ही करवा सकते हैं। डिजीज, कैंसर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, ट्यूमर्स, कैटरैक्ट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज यानी पागलपन, एंजाइटी, घबराहट, पैरानोया, जिसमें आपको पता नहीं चलता कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे दूसरे लोग आपको बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा तब होता है जब आपको पैरानोया जैसी प्रॉब्लम, बीमारी होती है। इसके अलावा स्काइजोफ्रीनिया,
इसमें जो थॉट प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता। इसमें बंदा रियल वर्ल्ड और इमेजिनेटिव वर्ल्ड से में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाता और बहुत स्ट्रेंज वे में बिहेव करता है। उसको समझ नहीं आता ये रियल वर्ल्ड है कि वो सपना देख रहा है। वो स्टैमरिंग इश्यूज फेस कर सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है, वो किसी भी चीज को लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड हो सकता है। ऑब्सेशन भी एक बीमारी है। वो किसी भी एडिक्शन का शिकार हो सकता है, चाहे वो जुआ हो, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स, ऑनलाइन गेम्स खेलना, किसी भी तरह के एडिक्शंस का शिकार हो सकता है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बिहेवियर भी रखता है। वो जब उसकी जिद पूरी नहीं होती, उसके मन का नहीं होता, तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसको एक बहुत ही अजीबो गरीब तरह का डर लगता है, बहुत अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती है, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होता है। ऐसे लोग लगातार चिंता करते रहते हैं, कोई रीजन नहीं होता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। 99% प्रॉब्लम इनकी अपनी खुद ही बनाई हुई होती है। वो एक ही चीज को बार 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 सोचते रहते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनिफिशियल राहु? कैसे पता चलेगा कि आपका राहु आपके चार्ट में पॉजिटिव काम कर रहा है? जब भी आप दिन दुगनी रात चौगनी सक्सेस पा रहे होंगे, फेम ग्रोथ मिल रहा होगा, अपॉर्चुनिटीज लगातार मिलती जा रही होंगी और सब अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही होंगी, तब समझ जाइए कि आपका राहु चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है और सही काम कर रहा है। राहु एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है। इसका कोई दीन ईमान नहीं होता। जब खुश रहेगा तो आपको सब कुछ देगा, चाहे वो लॉटरी से आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे, शेयर ट्रेडिंग से दे, सट्टा जुआ शराब का धंधा हो, किसी भी चीज से रिलेट करे, चाहे कितनी भी नेगेटिव चीज हो, कितना भी किसी का बुरा हो रहा हो, लेकिन आपको प्रॉफिट देगा तो देगा। लेकिन जहां राहु खराब हुआ तो वो एक पल में आपका सब कुछ छीन लेगा। पॉजिटिव राहु आपको बिजनेस में बहुत सफलता दिलाता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्रिएटिव एरियाज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कैसे पता चलेगा कि आपका राहु अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, खराब है? एक हवस, एक अनसेटिस्फैक्शन, सारी चीजों को दाव पर लगाकर जब आप उस एक चीज को पाना चाहते हैं, तो ये है नेगेटिव राहु के लक्षण। होता क्या है, आपको सब मिल भी जाता है पर आपका दिमाग शांत नहीं रहता। अब आप वो राक्षस बन चुके हो जिसे और चाहिए। कितना और? बहुत सारा, जिसका नंबर आपको खुद नहीं पता। हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स भी ऐसे ही ग्रो करते हैं। ये शो करता है कि राहु नेगेटिव है। हमारी भूख, हमारी चिंता, हमारी लालच, हमारी ग्रीड, हमारा ऑब्सेशन, मुझे ये गर्लफ्रेंड चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपको पसंद करे ना करे, मेरे को ये लाइफ पार्टनर, ये बॉयफ्रेंड ये चाहिए। आप अपने पार्टनर्स के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो। जब आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका राहु नेगेटिवली प्लेस्ड है। प्रोफेशंस, राहु कौन कौन से प्रोफेशंस को डिनोट करता है? जब भी आपका राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो आपको उस हाउस से रिलेटेड इंजीनियरिंग के प्रोफेशंस, पॉलिटिक्स, रिसर्च, कोई भी क्रिएटिव फील्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि राहु को स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद है। जब वो हंसे तो अपने साथ 1000 लोगों को हंसा पाए, लाखों को हंसा पाए, इसलिए वो इस तरह से लाइमलाइट में रहेगा। तो इसलिए वो कॉमेडियन का रोल भी बहुत अच्छा प्ले करता है। स्टॉक मार्केट में राहु का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइंस, ऑकल्ट, एविएशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, मेजन यानी राजमिस्त्री, मीडिया, मेडिसिन, करियर इन लॉ, ये सारी जो फील्ड्स हैं वो राहु से एसोसिएट करती हैं। कुछ फील्ड्स में राहु के सेवा भाव आ रहा है और कुछ में उसका लाइमलाइट में रहना आ रहा है। कुछ फील्ड्स में उसकी खोजी प्रवृत्ति आ रही है, रिसर्च वाली प्रवृत्ति आ रही है, और कुछ फील्ड्स में उसका ऑब्सेशन आ रहा है। तो हम जब भी राहु की एनर्जीज को यूज करना चाहते हैं तो हम इन फील्ड्स को ले करके
हम अपना प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स में भी राहु का एन इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाई? क्योंकि राहु एक पराक्रमी प्लैनेट है और इसको इन सभी फील्ड्स में अपनी करेज, अपनी हिम्मत और बुद्धि दिखाने का पूरा मौका मिलता है। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि लाखों लोगों ने घर बैठे ही खूब पैसा कमाया और जो लोग मेडिसिन इंडस्ट्री में थे उन्होंने तो बहुत कमाया। तो इस तरीके से हम मेकआउट कर सकते हैं कि राहु जब मेडिसिन फील्ड, जब सेवा भाव से जुड़ता है तो भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये है राहु का पॉजिटिव एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट्स, यदि हम वस्तुओं की बात देखें, प्रोडक्ट्स की बात देखें, तो काले तिल, उड़द की दाल, पूजा वाला नारियल जो ब्राउन कलर का होता है, नेवी ब्लू या डार्क ब्लू क्लोथ्स, सरसों का तेल, आपके ससुर जी, फादर इन लॉ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, सिक पीपल यानी बीमार लोग, स्ट्रीट डॉग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, लाइट, फोन्स, लैपटॉप्स, डार्क वेब, ऐसा कोई भी गैजेट जो आपको किसी ड्रीम वर्ल्ड में ले जाता हो, आपको एक अनकन्वेंशनल वे में दूसरी दुनिया से या दूसरी प्लेस से कनेक्ट करता हो, ये सारे प्रोडक्ट्स राहु के ही अंडर आते हैं। आज हम लोग बहुत स्ट्रांगली चारों, मतलब ऑल द टाइम 24 आवर्स हम लोग राहु की एनर्जी से घिरे हुए हैं। What are the places that are associated with राहु? राहु एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम हमेशा ज्यादातर डेविल के फॉर्म में देखते हैं। तो जितने भी डराने वाली, स्मेल करने वाली, स्टिंक करने वाली प्लेसेस होती हैं वो राहु की प्लेसेस मानी जाती हैं। स्पेशली इसमें से कुछ हैं। भांगड़ का किला, ये उन टॉप 20 प्लेसेस में से एक है जहां रात को जाना स्ट्रिक्ट मना है। रामोजी फिल्म सिटी, यहां पर भी लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिली है। एक गांव है कुलधरा गांव, जो कि एक समय में बहुत प्रॉस्पेरस था बट आज की डेट में वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ ये गांव हॉन्टेड है और यहाँ पे एविल एनर्जीज या भूत प्रेत का निवास है। ऐसा माना जाता है कि हर वो घर जो लंबे समय से बंद पड़ा हो, जहां साफ सफाई ना हो, हवा पानी ना पास होता हो, जिसको खोला ना जाता हो, वहां पे राहु की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली वास करती है। इसके अलावा लांबी देहर माइंस इन मसूरी, थ्री किंग्स चर्च इन गोवा, जटिंगा गांव इन असम। जटिंगा गांव इन असम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे हर साल सैकड़ों पक्षी ग्रुप सुसाइड करते हैं। इसलिए इस प्लेस को भी राहु की नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव प्लेस के साथ जोड़ा जाता है। हर प्लेस की एनर्जी होती है और राहु की नेगेटिव एनर्जी डर, सुसाइड या डेथ्स के फॉर्म में देखी गई है। प्लांट्स एंड हर्ब्स, कैलमस की जड़ राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को शांत करती है। इसके अलावा आम की पत्तियां, जो कि हम अक्सर पूजा के समय तोरण के फॉर्म में अपने एंट्रेंस पे लगाते हैं, वो भी राहु की नेगेटिव एनर्जी को शांत करती है। ऐसा माना जाता है कि जब पूजा पाठ हो रहा होगा तो कोई भी डेविल एनर्जी आपके पूजा में आकर के बाधा नहीं डालेगी। इसके अलावा चंदन का तिलक माथे पर लगाने से मन शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। दूर्वा की लकड़ी को भी हम हवन इत्यादि में यूज करते हैं। इसके अलावा नीम, पीपल, अनार, ये भी राहु ग्रह की नेगेटिव इफेक्ट्स को शांत करने के लिए बहुत स्ट्रांगली यूज किए जाते हैं। अनार क्यों? क्योंकि अनार में मार्स की एनर्जी पाई जाती है और मार्स राहु का दमन करता है, इसलिए अनार को भी इसी कैटेगरी में डाला गया है एज अ रेमेडी। व्हाट इज अ लकी कलर? राहु का जो लकी कलर है वो नेवी ब्लू है, ब्लैक है, डार्क ब्लू। इसका शुभ दिन या इसका फेवरेट डे कहेंगे तो वेडनेसडे एंड सैटरडे है। क्योंकि राहु 4 नंबर को गवर्न करता है तो हर मंथ की वो डेट जिसका सम टोटल 4 आता है वो राहु की डेट्स मानी जाती हैं। जैसे 13, 13, 13, 22 एंड 31, इन सबको टोटल करेंगे तो इनका टोटल 4 आएगा। तो ये डेट्स
राहु की एनर्जी लिए हुए होती हैं। मंत्र, वैसे तो बहुत मंत्र हैं, मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ, ओम राम राहवे नमः। वैसे तो 18,000 मंत्र जाप के उच्चारण के बारे में बताया गया है कि जब भी आपको राहु ग्रह की शांति करनी होगी तो आप 18,000 मंत्रों का जाप करें। पर देश काल पात्र पद्धति के अनुसार 4 गुना मंत्र जाप की महत्ता पर विशेष बल दिया गया, इसलिए आपको राहु शांति के लिए 72,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए या किसी पंडित से करवाना चाहिए। इस कंडीशन में आपको राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होते हुए दिखाई देंगे और बेस्ट रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। रेमेडीज, स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन डाइट। स्ट्रीट डॉग्स को खाने में कुछ ना कुछ देते रहें, हर रोज दें। कौओं को रोटी डालें। राहु की वस्तुएं जैसे उड़द दाल, काले तिल, ये सब डोनेट करें। शिव टेम्पल में पूजा करें, स्पेशली ऑन सैटरडेज। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन से गोमेद पहने। संध्या के समय राहु मंत्र का जाप स्वयं करें। काले या नेवी ब्लू क्लोथ्स डोनेट करें। काले तिल, काली उड़द दाल, इन सब का भी दान करके आप अपनी बॉडी से राहु की नेगेटिव एनर्जीज को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। इस भाव के साथ डोनेशन करें कि मैं डोनेट कर रहा हूं, किसी नीडी को जा रहा है, वो खुशी खुशी खा रहा है और मेरी बॉडी से एनर्जी शांत हो रही है और उसको हेल्प हो रही है। तो इस फॉर्म में आप डोनेशन करेंगे। इसके अलावा अमावस्या पूर्णिमा के दिन पूजा वाली 4 नारियल नदी में प्रवाहित करें। कुत्तों को कभी ना मारे, कभी पत्थर ना मारे। कभी फ्री गिफ्ट्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स न ले इफ योर राहु इज अफ्लिक्टेड। यदि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते या फिर एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स नहीं परचेज कर सकते, उस कंडीशन में आप यंत्र का सहारा लें। भोजपत्र पर राहु यंत्र बनाकर उसकी पूजा करके, मंत्र जाप करके आप राहु के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। डू इट फेथफुली, श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करिए, चीजें होंगी, 100% होंगी। इसको आप राहु नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा नगर मोथा की जड़ भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को डाइल्यूट करने में बहुत बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा 8 मुखी रुद्राक्ष ओम हुम नमः मंत्र का जाप करके पहना जा सकता है। जेमस्टोन, गोमेद में मिस्टीरियस पावर होती है, एक्सेप्शनल हीलिंग क्वालिटीज होती है। तो जो लोग यूजुअली डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे होते हैं, या उनको मेंटली प्रॉब्लम हो रही होती है, स्काइजोफ्रीनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, बीमारी हो रही होती है, कैंसर हो रहा होता है, तो ऐसे लोगों को गोमेद पहनने की सलाह दी जाती है। बट remember, whenever you are wearing any gemstone, you have to consult an astrologer. गोमेद को आप सिल्वर में पहने, चांदी में पहने, मिडिल फिंगर में पहने, वेडनेसडे को राहु के नक्षत्र में पहने। राहु ट्रांजिट, राहु एक शैडोई प्लैनेट है, इसलिए जब भी राहु की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आए तो आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, यदि वो आपके चार्ट में फेवरेबल पोजीशन पे प्लेस्ड नहीं हुआ तो। हो सकता है इस टाइम पे आप झूठ बोलना शुरू कर दें, आपको मॉनेटरी लॉसेस होने लग जाए, आपको पैसे रुपए का नुकसान होने लग जाए, आपको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, मेंटल स्ट्रेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट यदि राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है या आपके चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मैं ये कहूं चार्ट में पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए अपना पहला कदम उठा सकते हैं। राहु का गोचर इस साल 2025 में 18 मई तक रहेगा, धनु राशि में है, और इस वजह से दुनिया जहां में जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं, इंट्रोस्पेक्शन से जुड़े हैं, डिविनिटी से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो उनको लॉसेस होने की संभावना बहुत कम है। राहु को जब वो मीन राशि में आता है तो यूजुअली पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना से जोड़ा गया है,
और राहु अपने ट्रेट्स शो करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता, तो इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है एसोसिएट योरसेल्फ विद मेडिटेशन, मेडिटेशन करिए। नक्षत्र, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा नक्षत्र के बारे में यदि बात की जाए तो कहा जाता है कि भगवान शिव भी आद्रा नक्षत्र में ही जन्मे हैं। आंसू की एक बूंद बूंद आद्रा नक्षत्र को दर्शाती है। इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत बड़े बदलाव से गुजरते हैं। बहुत तगड़ा चेंज होता है ये नक्षत्र डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन या किसी भी चीज को खत्म करने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो इट इज सजेस्टेड, आपको ऐसी सलाह दी जाती है कि अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उसको खत्म करने के लिए आप इस नक्षत्र से ही स्टार्ट करें। यह आपको बहुत हेल्प करेगा। इस नक्षत्र में आप प्रण लें कि मुझे अपनी लाइफ से जुआ, शराब, सिगरेट, बीड़ी, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी जो मेरा टाइम लॉस करती है, ऐसा कुछ भी वेस्ट काम जो मेरी लाइफ को प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, उस एक्टिविटी को मैं आज अभी इसी वक्त इस नक्षत्र में स्टॉप कर रहा हूं। इट विल हेल्प यू अलॉट। आद्रा नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, स्ट्रांगली स्पिरिचुअल, क्योंकि ये जो नक्षत्र होता है डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन एनर्जी को शो करता है। डिस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि यदि आपने इन बैड हैबिट्स को अपनाया तो डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन जब आपको समझ में आया कि नहीं, आई हैव टू लीव दिस, मुझे सही पाथ पे चलना है, तो आपने इस नक्षत्र में रीजनरेशन स्टार्ट किया एंड दिस बिकम्स द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जिस प्रकार तूफान, बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट के बाद धरती पर आप चेंजेस देखते हो, सारी धरती साफ सुथरी धुली हुई हो जाती है, लेकिन डिस्ट्रक्शंस भी हुए होते हैं, उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ। उसी प्रकार से आप उस नेटिव की लाइफ में भी चेंजेस दे सकते हो, जो बहुत भयंकर इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा हो, जो बहुत बड़ी दुख आपदा वाली सिचुएशन से बाहर निकला हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्लान कर रहा हो, यदि वो इस नक्षत्र का यूज करे तो बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स आते हैं। स्वाति नक्षत्र, यह एक बहुत शुभ नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र वाले लोग रिलायबल होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, खोजी प्रवृत्ति वाले, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, स्वीट स्पोकन, दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और दूसरों को बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वे में समझाते भी हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। दे आर एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स, इनमें ये एबिलिटी नेचुरली होती है। तीसरा होता है शतभिषा नक्षत्र। ये नक्षत्र एक्वेरियस यानी शनि की राशि में, कुंभ राशि में आता है, लेकिन इस नक्षत्र का जो रूलिंग लॉर्ड है वो राहुदेव है। सो वेन एवर यू हैव टू गेट एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग प्रैक्टिसेस, आपको अध्यात्म से जुड़ना है या किसी हीलिंग प्रैक्टिस, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ना है, किसी भी हिडन छिपे हुए एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो आप इस नक्षत्र का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स, पजल सॉल्वर्स होते हैं। रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट होता है इनका। हालांकि यू शुड बी अवेयर, शतभिषा नक्षत्र की एक प्रॉब्लम होती है, तो इनको, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी किसी चीज से अपने आप को डिटैच भी कर लेते हैं। ये इसका ये नेगेटिव ट्रेट है। होरा, होरा मीन्स आवर, राहु होरा, राहु काल। राहु होरा या राहु काल भी कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए अच्छा नहीं होता। राहु काल हर रोज 90 मिनट्स के लिए शाम के वक्त आता है, सनसेट से पहले का समय होता है। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो लाइफ में, न्यू डॉक्यूमेंट्स साइन करने हो, इंपॉर्टेंट चीजें खरीदनी हो, कोई डील फाइनल करनी हो, कोई ट्रैवल के लिए बाहर जाना हो, राहु काल में ये सारी चीजें मना की जाती हैं। रीजन यही है कि राहु एक अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, तो राहु काल का यूज इसलिए नहीं किया जाता।
यदि आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जो दिखता नहीं पर होता है, इसलिए इसका ये रूप बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से लोगों के सामने आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको न पहले कोई समझ पाया है, न आज पूरी तरह से समझ पाया है, न ही फ्यूचर में कभी पूरी तरह से समझ पाएगा। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको राहु पर एक छोटा सा आइडिया देने की। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।